हम एक बहुत शानदार ग्रह पर रहते हैं। जानवरों, मौसम, विभिन्न संस्कृतियों, भोजन, राजनीति और इतिहास के बीच सीखने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें कुछ आकर्षक सामान्य ज्ञान भी शामिल है। अगर आपको कुछ बोरियत फील हो रही है या आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो जानिए इन आश्चर्यजनक तथ्यों को जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। आर्कटिक टुंड्रा से उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक मच्छरों की 2500 से अधिक किस्में हैं। अधिकांश सुबह और शाम को सक्रिय होते हैं, जबकि अन्य दोपहर के भोजन का आनंद लेते हैं। 1998 में शोधकर्ताओं ने लंदन के अंडरग्राउंड में मच्छरों की एक नई प्रजाति पाई। ये 100 साल पहले सुरंग खोदने के दौरान उड़ने वाले अपने पूर्वजों के वंशज थे। कभी पक्षियों का खून चूसने वाले ये जीव अब चूहों और लोगों के ऊपर अपनी दांव उड़ाते हैं। जैसा अधिकतर लोगों को लगता है, मच्छर काटते नहीं है, ये आपका खून चूसते हैं। एक औसत मानव शरीर के रक्त को पूरी तरह से निकालने के लिए 12 लाख मच्छरों को आपको एक साथ काटना पड़ेगा। ये सुनने में कुछ असंभव सा लगता है, लेकिन आर्कटिक में कनाडा के शोधकर्ताओं ने अपने हाथ, पैर और धड़ को खुला छोड़ दिया था। यहाँ एक दलदल का सर्वेक्षण करते समय इन्हें प्रति मिनट 9000 से अधिक मच्छरों ने एक साथ काटा। इस दर से एक व्यक्ति 2 घंटे में अपना आधा खून खो सकता है। एक बार जब मच्छर का पेट भर जाता है तो एक रासायनिक संकेत की वजह से वो खून पीना बंद कर देता है। जब इस सिग्नल को लैब में निष्क्रिय कर दिया जाता है तो मच्छर तब तक खून चूसते हैं जब तक वो खून पीते पीते फट न जाए। जब एक मच्छर को विपरीत लिंग के मच्छर की आवाज सुनाई देती है तो वो संभावित साथी के स्वर से मेल खाने के लिए अपनी खुद की पिच को सिंक्रोनाइज करना शुरू कर देते हैं। नर मच्छर वास्तव में संवेदनशील शाकाहारी होते हैं। ये ज्यादातर फूलों और पौधों के रस को पीकर जिंदा रहते हैं। रक्त केवल मादा ही पीती है, क्योंकि अंडे बनाने के लिए उसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फैक्ट 2। उन लोगों की संख्या को पता करना जो आज तक कभी भी जीवित रहे हों, आधा विज्ञान है और आधी कला। मानव अस्तित्व के बारे में 99% समय से अधिक कोई भी जनसंख्याई डेटा मौजूद नहीं है। फिर भी हम पूरे मानव इतिहास में जनसंख्या के आकार के बारे में कुछ धारणाओं के साथ इस संख्या का एक मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारी प्रजाति के लगभग 117 बिलियन सदस्य अब तक इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। आज तक पृथ्वी पर जन्मे कुल इंसानों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए 3 कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य के पृथ्वी पर रहने की अवधि, विभिन्न अवधियों में जनसंख्या की औसत संख्या और उनमें से प्रत्येक अवधि के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या। हालांकि यह अनुमान किसी भी अवधि के दौरान मौतों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यह निर्धारित करना कि मानव जाति कब अस्तित्व में आई एक आसान काम नहीं है। माना जाता है कि सबसे पुराने होमिन 7 मिलियन ईसा पूर्व वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। होमो जीन्स की सबसे पहली प्रजाति 2 मिलियन से 1.5 मिलियन ईसा पूर्व दिखाई दी थी। वर्तमान साक्ष्य 1,90,000 ईसा वर्ष पूर्व के आसपास दिखाई देने वाले आधुनिक होमोसेपियंस का समर्थन करते हैं। आधुनिक होमोसेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। हालांकि सटीक स्थान पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि मानव इतिहास के पहले 2/3 हिस्से में विविध समूह पूरे अफ्रीका में विभिन्न स्थानों पर रहते थे। अब तक जितने भी लोग पृथ्वी पर कभी भी पैदा हुए हैं, उनमें से 7% वर्तमान में जीवित हैं। फैक्ट 3। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका जन्मदिन उसी दिन हो जिस दिन आपका जन्मदिन होता है? जन्मदिन विरोधाभास के अनुसार अगर 23 अनजान लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए तो इस बात की 50% संभावना है कि उनमें से 2 लोग अपना जन्मदिन साझा करेंगे। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र और सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के जन्म के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मोमबत्तियां बुझाने वालों के लिए सबसे लोकप्रिय दिन है। दुनिया का सबसे आम जन्मदिन 9 सितंबर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर 19 और 12 सितंबर है। अगर आप टॉप 10 जन्मदिनों की सूची बनाएं जो सबसे कॉमन तो उसमें से 10 नाम 9 और 20 सितंबर के बीच के दिन होंगे। अगर हम यहाँ से पीछे की ओर गिनती करें तो दिसंबर सबसे पॉपुलर महीना है गर्भधारण करने के लिए। फैक्ट 4। राइजियोंग होटल, जिसे कभी कभी यूंग क्वांग होटल और 105 बिल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में एक प्रतिष्ठित लेकिन अधूरी इमारत है। ये एक पिरामिड के आकार की गगनचुंबी इमारत है जो 1080 फीट लंबी है और इसमें 105 मंजिलें हैं। इसीलिए इसका नाम 105 बिल्डिंग रखा गया। ये उत्तर कोरिया की सबसे ऊंची इमारत भी है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा इसे दुनिया की सबसे ऊंची खाली इमारत के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ था, लेकिन 1992 में देश में आर्थिक संकट के आने पर इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया और बाद में 2008 में फिर से शुरू किया गया। इमारत को मिश्रित रूप से उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें एक होटल शामिल होगा। 1980 के दशक में उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था धीमी होने लगी क्योंकि राष्ट्रीय ऋण एक बढ़ती हुई चिंता बन गई। इसी अवधि के दौरान दक्षिणी कोरिया की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे सफल अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में परिवर्तित हो रही थी। चूंकि शीत युद्ध अभी भी चल रहा था, दोनों देश वैधता और अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उत्तरी कोरिया इस बात से चिंतित था
देखा कि दक्षिणी कोरिया तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और उसने अपनी प्रमुखता को बढ़ाने के लिए विचारों की खोज की। उत्तर कोरियाई नेता किम सुंग द्वितीय ने सोचा कि दक्षिणी कोरिया को पार करने का सबसे अच्छा तरीका है एक सुपर आधुनिक होटल बनाया जाए जो प्योंगयांग के प्रतीक के रूप में काम करेगा। इसीलिए राइजयोंग होटल की अवधारणा का जन्म हुआ, जिसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाने की योजना थी। आज इसे दुनिया की सबसे ऊंची अधूरी इमारत के रूप में जाना जाता है। Fact Fund. भाषा विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि गायों में भी इंसानों की तरह क्षेत्रीय लहजे यानी रीजनल एक्सेंट्स होते हैं। उन्होंने इस मुद्दे की जांच करने का फैसला किया जब डेयरी किसानों ने देखा कि उनकी गायों के झुंड के आधार पर उनकी गायों की आवाज का स्वर थोड़ा अलग था। लंदन विश्वविद्यालय के ध्वनि विज्ञान के प्रोफेसर जॉन वेल्स ने कहा कि क्षेत्रीय लहजे का ये अंतर गायों से पहले पक्षियों में देखा गया था। समरसेट के जिन किसानों ने इस घटना को देखा, उन्होंने कहा कि उनके और उनके जानवरों के बीच घनिष्ठ बंधन का ये परिणाम हो सकता है। ब्रेटनबरी के किसान लॉयड ग्रीन ने कहा कि मैं अपनी गायों के साथ बहुत समय बिताता हूँ और वे निश्चित रूप से हमारे क्षेत्रीय लहजे में ही अपनी आवाज निकालती हैं। प्रोफेसर ने अपनी स्टडी में आगे बताया कि उन्होंने वेस्ट कंट्री ग्रुप के अन्य किसानों से भी बात की है जिन्होंने अपने झुंड में भी इसी बात को पाया। ये बात समान रूप से कुत्तों में भी पाई गई। जिन जानवरों का रिश्ता और बंधन अपने जानवरों से बहुत ही करीब का होता है, उतनी आसानी से वो उनके लहजे को उठा सकते हैं। अगली बार जब अपनी दो अलग अलग राज्यों में घूम रहे हो तो इस बात को नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा कि वहाँ के जानवरों में वहाँ का क्षेत्रीय लहजा दिखाई पड़ता है या नहीं। Fact 6. आपने देखा होगा कि वकील काला कोट पहनकर ही जिरह करते हैं और न सिर्फ जिरह बल्कि अपने कार्यालयों में भी काला कोट पहनकर ही बैठे रहते हैं। आखिर वकील यही रंग क्यों पहनते हैं और इसका चलन कब से शुरू हुआ? आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले वकील या न्यायाधीश काले रंग की पोशाक नहीं पहनते थे। इसका चलन इतिहास की एक खास घटना से जुड़ा हुआ है। वकालत की शुरुआत एडवर्ड तृतीय ने साल 1327 में की थी। तब ड्रेस कोड के आधार पर न्यायाधीशों की वेशभूषा तैयार की गई थी। तब जज अपने सर पर बालों की विग पहनते थे। वकालत के शुरुआती दिनों में वकीलों को 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भाग थे स्टूडेंट, प्लीडर, बेंचर और बैरिस्टर, और ये सभी जज का स्वागत करते थे। तब अदालत में सुनहरे रंग के कपड़े और भूरे रंग का बना हुआ एक गाउन पहना जाता था। बाद में सन 1600 में वकीलों की वेशभूषा में बदलाव आया और साल 1637 में प्रस्ताव रखा गया कि काउंसिल को जनता के अनुरूप ही कपड़े पहनने चाहिए, जिसके बाद वकीलों ने लंबे गाउन पहनने शुरू कर दिए। माना जाता है कि उस समय इस तरह की वेशभूषा न्यायाधीशों और वकीलों को अन्य आम व्यक्तियों से अलग बनाती थी। 1694 में चेचक से ब्रिटेन की महारानी क्वीन मैरी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पति राजा विलियम ने सार्वजनिक रूप से शोक मनाने के लिए सभी जजों और वकीलों को काले गाउन पहनकर इकट्ठा होने का आदेश दिया था। ये आदेश कभी रद्द नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक ये प्रथा चली आ रही है और वकील और जज काला गाउन पहनते हैं। Fact 7. जब आप अपनी खरीदारी करने सुपरमार्केट जाते हैं तो आपने कभी ध्यान दिया है कि वहाँ खिड़कियां नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो सिर्फ सामने की तरफ। हो सकता है आप जिस इमारत में खरीदारी करने जा रहे हैं उसकी वास्तुकला की विशेषताओं पे अधिक ध्यान न दें। आप वहाँ भोजन की खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, ना कि लेआउट की प्रशंसा करने के लिए। लेकिन सोचिए, अगर सुपरमार्केट में खिड़कियां होती तो क्या खरीदारी से हमारा ध्यान हटता? आपको लंबे समय तक खरीदारी में लगाए रखने के लिए ये सभी प्रकार की सुपरमार्केट की चालें हैं। कस्टमर साइकोलॉजी एक्सपर्ट बताते हैं कि ये कोई संयोग नहीं है कि सुपरमार्केट्स में अक्सर खिड़कियां नहीं होती, और इसके पीछे कुछ कारण हैं। उनमें से एक निश्चित रूप से लोगों को लंबे समय तक अंदर रखने का प्रयास है। सुपरमार्केट्स वाले अपने स्टोर के अंदर एक अलग तरह का माहौल बनाना चाहते हैं जहां बाहरी दुनिया मौजूद ना हो। आप बारिश या धूप से या इस बात से विचलित नहीं होते कि आपके बच्चे पार्किंग में इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से आप ये नहीं जान पाते कि बाहर अंधेरा हो रहा है कि नहीं, और आपको समय के बीतने का भी पता नहीं लगता। इसके अलावा स्टोर में खिड़कियां बनाने की वजह से सामान रखने की जगह भी कम हो जाती है। बिना खिड़की की दीवारें ज्यादा मजबूत होती हैं और भारी वस्तुओं का भी भार आसानी से वहन कर सकती हैं। इसके अलावा खिड़कियां बनाना सामान्य दीवार से महंगा पड़ता है, इस वजह से भी इसे नहीं बनाया जाता। Fact 8. कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन तब क्या होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संग व्यवहार कर रहे होते हैं जो भरोसे के लायक नहीं है। सत्यनिष्ठा की कमी से लेकर नियम तोड़ने तक कुछ ऐसी आदतें हैं जो अविश्वसनीय लोगों में समान रूप से पाई जाती हैं। आइए जानते हैं कि एक अविश्वसनीय व्यक्ति से संवाद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अविश्वसनीय लोगों की मुख्य आदतों में से एक है सत्यनिष्ठा की कमी। ये अपनी कहीं बात ही नहीं रखते हैं और वादों को तोड़ते हैं। ये दिखाने के लिए माफी तो मांगते हैं लेकिन अपना व्यवहार नहीं बदलते। अविश्वसनीय लोग दूसरों पर भरोसा नहीं करते। ये समझ में आता है क्योंकि जो व्यक्ति अपने कही बातों से पीछे हट जाए और दूसरों का विश्वास नष्ट कर सके, ऐसा व्यक्ति ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी ईमानदार हो सकते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर पहले भी लोगों को धोखा दे चुके होते हैं। ये किसी दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करते। ऐसे काम जिससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, ऐसे काम को ये करना बिल्कुल नहीं रोकते और न ही इन्हें इससे कोई फर्क पड़ता है। ये आपकी निजी जिंदगी और आपकी बातों में दखल देने में भी पीछे नहीं हटते। ये जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें कोई भी तालमेल नहीं होता। ऐसे लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं और किसी भी बातचीत पर हमेशा हावी रहते हैं। ये कहानियां बनाने में बहुत तेज होते हैं और हमेशा अपनी गलतियों को दूसरों पे मरते रहते हैं। कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जो कहता है मुझ पर विश्वास करो, वे झूठ बोल रहे हैं और आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय अपने मन की बात सुने।
दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।